नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बना देंगी। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। आज बहुत ही खास दिन और सबकी निगाहें आज देश के बजट पर होगी। सुशील पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज बड़ा दिन मोदी कार्यकाल के अगर बात करें तीसरे कार्यकाल का, तो ये बजट जो है पेश किया जाना है, किस पर फोकस रहने वाला है, क्या तैयारियां? पीछे ले लो सर। आज देखिए अंशिका, निश्चित रूप से ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाने वाला 7वां बजट है और सीधे तौर पर मैं आपको दिखाऊं तो इस समय मैं खुद निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनके घर के बाहर हूं और सीधे तौर पर तैयारी की जा रही है कि निर्मला सीतारमण 8:30 बजे के आसपास वो अपने घर से बाहर निकलेंगी और उसके बाद फिर वित्त मंत्रालय जाएंगी और उसके बाद सीधे महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी बजट में अगर आप ध्यान दें तो इस बार बजट में महिलाओं के ऊपर ज्यादा जोर इस बार बजट में दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि सरकारी जो कर्मचारी हैं जो नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर लंबे समय से कवायद कर रहे थे, उस पूरे मामले को लेकर भी एक बड़ी पहल की जा सकती है। साथ ही साथ जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये बजट रफ्तार का बजट होगा, भारत को गति देने वाला बजट होगा, तो इस बार बजट में उन तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है। हेल्थ सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें या महिलाओं को और ज्यादा अधिकार देने की बात करें, तो इन तमाम पहलुओं पर इस बार बजट में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम जनता को कनेक्ट करने वाला ये बजट माना जा रहा है और होम लोन्स में भी और साथ ही साथ टैक्स स्लैब में इस बार सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है और इस पूरी प्रक्रिया के लिए बाकायदा वित्त मंत्रालय ने लंबे समय से तैयारी की है। लेकिन एक बड़ी बात इस मामले में है कि एनडीए की ये सरकार है, तो इस बार सरकार उन तमाम राज्यों को भी नजर में रखकर भी बजट पेश कर रही है जिसमें आने वाले दिनों में चुनाव है और उन तमाम राज्यों में जो एनडीए के घटक दल हैं उनको इस बजट में शामिल करके कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, इन तमाम जगहों पर डेवलपमेंट को लेकर भी लगातार सरकार की नजर है और इस दिशा में भी वित्त मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन आम जनता को कनेक्ट करने वाला ये बजट माना जा रहा है और उसी बजट में अगर बात करें तो डिफेंस सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में भी एक बड़ा कदम और एक बड़ा निवेश देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में 35% इंटरफेरेंस की भी बात की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो निवेश करें, उस निवेश की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए ताकि जो कम्युनिकेशन हो वो सीधा हो और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति ना हो, तो उन तमाम प्रक्रिया को लेकर भी इस बार बजट में तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। और जिस तरह भारत का इस समय बाजार है, उस बाजार को ध्यान में रखते हुए जीडीपी के स्तर को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए इस बार बजट में तमाम चीजें शामिल की गई हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इस बार बजट में क्या नई चीजें लेकर मोदी सरकार आ रही है, ये देखना होगा। किसानों को कितना फायदा दे रही है, क्योंकि किसान की अगर बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, हर घर नल की बात करें, तो इन तमाम योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है, एक बहुत बड़ा विजन है सरकार का, उस विजन के हिसाब से आज का बजट देखना होगा कि कितना उससे मिलता जुलता नजर आएगा। नजर बनाए रखिएगा सुशील, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो केंद्र सरकार के बजट को लेकर भोपाल के युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए और जो भर्तियां सालों से अटकी हुई हैं उसमें जल्दी नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही 3 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग कराई जाए। इसके साथ ही लड़कियों के
सुरक्षा के लिए भी जो है बात की गई है और कहा गया कि इस पर जोर दिया जाना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए लड़कियों की सुरक्षा पर। युवाओं ने अग्निवीर योजना से लेकर खेल जैसे क्षेत्र में सरकार को ध्यान देने की मांग की है। देश की आधी आबादी युवा है। आखिर जो बजट सरकार का आ रहा है, युवा क्या सोचते हैं उस बजट के बारे में, उनको किस तरह की सुविधाएं चाहिए, ये बात करने के लिए हमारे पास कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? नमस्कार। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जिस प्रकार बजट के अनुरोध बात की जाए तो बजट के लिए युवाओं के लिए अलग से बजट तैयार किया जाए, सरकारी नौकरी के लिए अलग से बजट तैयार किया जाए, क्योंकि हम ही युवाओं ही आपका भविष्य है। तो देखा जाए तो हमारे लिए ज़्यादा काम करना चाहिए आपको। जिस प्रकार भर्ती प्रक्रिया है तो उसमें सैलरी भी आप 13% मतलब 70% दे रहे हैं, तो 100% सैलरी का बजट तैयार किया जाए। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया जो है आप 2 साल तक ना लेके 1 साल के अंदर अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया चालू मतलब पूरी हो जानी चाहिए। इस प्रकार दिल्ली में पूरी भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पेपर भी हो गया, ज्वाइनिंग भी हो। इस प्रकार सारे स्टेट में सारी भर्तियां सारे विभाग में सारी समय पर तैयार किया जाए। जिस प्रकार कैलेंडर आप जारी करते हो तो समय से सारी चीज़ें होना चाहिए, ना कि 2-3 साल तक आप वो उसको लेते रहो। हमारी सरकार जो बोलती है कि देश आज के युवा कल का भविष्य है, पर युवा के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। युवा सबसे आज के समय में देखें तो युवा सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ना ही टाइम टू टाइम वैकेंसी आ रही है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं। अगर घोटाले हो जाते हैं तो उनकी जांच ही इतने टाइम तक चलती है और उसका रिजल्ट का कुछ पता नहीं चलता कि किसने क्या घोटाला किया, किसकी गलती थी। उसके बाद पिसते कौन है? हम लोग पिसते हैं। हम लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, ना ही कोई वैकेंसी आई। रेलवे की वैकेंसी जो अभी एनटीपीसी की 2023 में ज्वाइनिंग मिली वो 2019 में आई थी। सरकार हर क्षेत्र में तो विकास कर रही है, पर जो मतलब बेरोजगार युवा हैं उनके बारे में क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि महाराष्ट्र में एयरपोर्ट की जॉब के लिए जिसकी सैलरी मात्र 22,000 रुपये है, उसके लिए 25,000 बच्चे इकट्ठे हो गए और वहाँ पे ना बिल्कुल भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इसी तरह गुजरात में देखा, एक प्राइवेट होटल में जॉब के लिए 10-15 वैकेंसी निकली, उसमें से 1000 बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो गए। वहाँ पे रेलिंग टूट गई, लोगों की मतलब जान पे बन के आ गई। लेकिन सरकार रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार कह तो देती है, बट मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कहीं पे बैंक में जाए या कोई भी डिपार्टमेंट में जाए तो वहाँ पर मेरे हिसाब से तो मैंने विजिट किया है तो वहाँ पर कमीशन सेट होता है सही जगह सब जगहों पर, उसमें कोई वो नहीं है। हर कोई जानता है वो सब चीज़ें रहती हैं, बट हम स्वरोजगार के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। हमें तो सिर्फ रोजगार चाहिए। रोजगार दीजिए ना सर। मध्य प्रदेश का युवा है जो लगातार ये बात कर रहा है कि रोजगार मिलना चाहिए, उनके एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने चाहिए और जो स्पोर्ट्स वो खेल रहे हैं उसके लिए पर्याप्त ग्राउंड होना चाहिए। अब देखना होगा कि मोदी सरकार का 1 साल में जो दूसरा बजट आ रहा है आखिर इन युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल में भी मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से आधी आबादी यानी कि महिलाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। महिलाओं ने उद्योग लगाने के लिए विशेष मदद की मांग की, तो वहीं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने की बात कही है। महिलाओं ने ग्रामीण और पिछड़ी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डेडिकेटेड लेडी हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने की मांग की है। महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं बल्कि देश चलाती हैं। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं और वो बजट पेश करने जा रही हैं। तो आम बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए, नारी शक्ति के लिए कुछ खास होना बेहद जरूरी है। अंशु गुप्ता हमारे साथ हैं इस वक्त। मैम, बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से आप लोगों को हैं और आप क्या चाहती हैं कि इस बजट में उस चीज के लिए प्रावधान हो? ये हमारा जो बजट है एमएसएमई का जो बजट आएगा वो इसी तरह आना चाहिए कि महिला रोजगार के लिए, महिला उद्योग के लिए, महिला स्थापना के लिए, ये बहुत सारी चीजों को देखते हुए हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा बजट आए ताकि हम महिलाएं भी देश की जीडीपी में अपना योगदान दे पाएं। हम जानते हैं आप तो खुद अपना उद्यम करती हैं, तो ऐसे में ऐसे क्या प्रयास किए जा सकते हैं बजट के माध्यम से जिससे गांव की महिलाएं या वो महिलाएं जो अब तक पिछड़ी हैं वो भी फ्रंट लाइन में आ सकें? सबसे पहले तो यही है कि हमारे यहाँ पर महिलाएं शहर में तो शिक्षित होने के बाद में अपना कुछ न कुछ रोजगार ढूंढ लेती है, लेकिन जो गांव में ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें तो अभी तक कई क्षेत्रों में घर से बाहर निकलने की भी आजादी नहीं है। वो अपने परिवार कभी कभी उनके ऊपर भी बोझ आ जाता है। इसके लिए उन्हें शिक्षित करना और उन्हें कोई भी रोजगार के लिए प्रशिक्षण करना सबसे पहले जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हमारी औरतें जो बाहर जाती हैं वो सेफली घर से बाहर निकल सके। मैं अभी
पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ ही साथ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बजट आने वाला है वो बहुत अच्छा बजट हो, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस थोड़ा कम हो। बजट आने वाला है तो महंगाई के लिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। मध्यम वर्ग के लिए जो फीस है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाती हैं, उनका हम लोग इसका खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें सरकार से गुजारिश है कि इसमें हम लोगों को 60 साल के उम्र वालों को कुछ निःशुल्क मेडिसिन दी जाए, कुछ ये जो अस्पताल हैं और भी क्लिनिक हैं, तो अस्पतालों तक तो हम लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं इतनी, और जो पास के क्लिनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लूटते हैं। तो वो हमें बहुत तकलीफ दे होता है। कभी कभी तो हम अस्वस्थ ही रह जाते हैं, दवाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखें सरकार की कि हम मध्यम वर्ग वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो कम से कम ठीक है कि हमें कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन निःशुल्क। महत्वपूर्ण बात कही कि हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसमें भी खास तौर पर महिलाओं से के स्वास्थ्य संबंधित जो तमाम सारी परेशानियां होती है, दिक्कत होती है, उस पे कुछ स्पेसिफिकेशन बने, और क्यों ना महिलाओं के लिए सिर्फ लेडी हॉस्पिटल्स बहुत सारे खोल दिए जाएं। आज भी हमारे भोपाल में, राजधानी इतना बड़ा शहर, लेकिन सिर्फ एक हॉस्पिटल चलता है। देखिए, बहुत ही गंभीर बात कही, क्योंकि महिलाएं बहुत ऐसी गंभीर बीमारियों से भी जूझती हैं या उनको ऐसे रोग हो जाते हैं जो महिला सहज होती है महिला डॉक्टर से ही कहने के लिए, और लंबी लंबी लाइनें होती हैं जैसे, तो वहां वो सहज नहीं हो पाती है। इस तरह से जब महिला हॉस्पिटल्स होंगे तो वहां वो अपनी परेशानी खुल के कह पाएगी, उनके इलाज के लिए अच्छे वातावरण होंगे। और महिलाएं क्योंकि घर परिवार भी देख रही हैं, बहुत सी महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं, तो ये बहुत दोहरी तीन तरह की जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर आती है। और उसके साथ अगर उनकी कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है, तो अगर स्पेसिफिक ऐसे लेडी हॉस्पिटल्स होंगे तो वो सहज रूप से जाएंगी, वहां उनके लिए, उन्हीं के लिए इलाज होंगे, उन्हीं के लिए सारे डॉक्टर्स होंगे, तो उनको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अपने स्वास्थ्य के साथ। मतलब क्योंकि महिला खुद तो परिवार संभालती है और दूसरों को भी स्वास्थ्य की निगाह से वो दूसरों को भी प्रेरित करती है कि भाई आप भी सही रहो, बच्चों को भी देखती है, घर के बुजुर्गों को भी देखती है, पति के स्वास्थ्य को भी देखती है, तो उसका स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के महिला क्लिनिक्स हों, क्योंकि महिला बहुत अत्यधिक अपने कामों में बिजी होने के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देती। तो अगर उसके लिए ये चीजें सहज हो जाएंगी तो डेफिनेटली उन महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से हम ठीक भी कर पाएंगे, और महिलाएं जब स्वस्थ रहेंगी तो देश भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, देखिए सरकार हर चीज अकेले नहीं कर सकती, इसलिए बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बने हुए हैं, एनजीओज भी बने हुए हैं, और बड़े पैमाने पर महिलाओं के अपने बनाए हुए समूह भी काम करते हैं। इन समूह से आप भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी एक बड़ा ग्रुप चलता है, तो इन समूह को कुछ उम्मीदें भी होती हैं सरकार से कि हमें सपोर्ट करें या हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारे अच्छे काम को आगे बढ़ाने की दिशा में लेकर जाए। तो इसको लेकर भी एक योजना बनाई जा सकती है क्या, कि जो बहुत अच्छे और जेन्युइनली काम करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ कदम सरकार उठाए? जी, ग्रुप्स तो बगैर मदद के आगे बढ़ ही नहीं सकते। ग्रुप से सिर्फ लेडीजों से नहीं होता, उसके लिए आर्थिक कंडीशन भी सही होना चाहिए, जो कि सरकार से ही होनी चाहिए। देखिए, ये हमारे साथ भोपाल की बहुत जागरूक महिलाएं, और ये भले ही शहरों में रहती है, लेकिन इनको ग्रामीण महिलाओं की भी चिंता है कि वो भी आए और इनके साथ कदम ताल करें, और इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि बजट में अच्छी स्कीम्स आए, अच्छे प्रावधान आए, ताकि जो महिलाएं हैं वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, या फिर बिजनेस की बात हो, नौकरियों की बात हो। बहरहाल देखना होगा कि जब कल बजट का पिटारा खुलेगा तो उसमें हमारी आधी आबादी के लिए क्या कुछ निकलता है। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज मैराथन मीटिंग्स हैं। सुबह कुशाभाऊ ठाकरे हॉल वो पहुंचेंगे और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। केंद्र सरकार के बजट को लेकर सीएम निवास में ये बैठक होगी, और ये बैठक बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है। अलग अलग जो विभाग हैं उनके साथ ये मीटिंग होगी, अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। मंत्रालय में
कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्र सरकार के बजट को लेकर भी सीएम निवास में एक बैठक होनी है। तो बैक टू बैक कई बैठकें और आज मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से देखा जाए तो ये बैठक बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है और जो सरकार का विजन है उसको रखा जाएगा इस मीटिंग में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंचेंगे और यहां पर विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज मुख्यमंत्री का बैठक का सिलसिला दिखाई देगा, बैक टू बैक बैठकें होंगी उनकी, कहां पर किन लोगों के साथ आज मीटिंग्स हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने हमीदिया हॉस्पिटल और मदर बुल फार्म का औचक निरीक्षण किया और उसके बाद न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत भी कही, जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही कि सभी विभागों से पूरी दक्षता के साथ काम कराना है और यही उनका लक्ष्य है। यही वजह है कि आज दिन भर भी वो मैराथन बैठकें लेंगे तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्हें किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, किन कामों में और बेहतरी लाने की जरूरत है, इस पर वो चर्चा करेंगे। और आज कैबिनेट की भी बैठक होनी है जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये पूरी बैठक होगी और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन पूरे देश के लिए इसलिए भी है क्योंकि आम बजट आज आने वाला है। तो उस बजट में मध्य प्रदेश को क्या कुछ मिलेगा, बजट में जो योजनाएं आएंगी, जो प्रावधान किए जाएंगे, उससे मध्य प्रदेश कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकता है, इसको लेकर भी सीएम आज बजट आने के बाद समत्व में जो सीएम हाउस में ऑफिस है वहां पर बैठक करेंगे और इसमें तमाम अधिकारी, कर्मचारी और सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बजट आने के बाद मंथन किया जाएगा कि इस बजट से कैसे मध्य प्रदेश में विकास को नए आयामों पर पहुंचाया जाए, मध्य प्रदेश के विकास में और जीडीपी दर में किस तरीके की तेजी लाई जाए। और इसके अलावा कुछ अन्य विभाग भी हैं जिनकी वो समीक्षा बैठक आज करने जा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है क्योंकि दो बड़े ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, और इसके अलावा कई और धार्मिक स्थान भी हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। तो श्रद्धालुओं को इन धार्मिक जगहों पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उनके रहने, खाने पीने से लेकर तमाम जो यातायात की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, तो उसको लेकर भी आज सीएम एक बैठक करने वाले हैं। तो दिन भर इस तरीके से आज जो बैठकों का दौर है वो चलता रहेगा और मुख्यमंत्री अधिकारियों को, मंत्रियों को विशेष तौर पर दिशा निर्देश भी देंगे कि कैसे और भी ज्यादा कामों में बेहतरी की जा सकती है। ग्रामीण एवं पंचायत विकास का भी आज एक कार्यक्रम है जिसमें सीएम खुद शामिल होने जाएंगे। समृद्ध मध्य प्रदेश की और रूरल डेवलपमेंट पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आधारित रहने वाला है। तो लगातार बनाए रखिएगा वासु, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जिनका लगातार संभाग दर संभाग बैठक हो रही है। जीतू पटवारी आज होशंगाबाद जाएंगे और होशंगाबाद में बैठक लेंगे, होशंगाबाद संभाग की बैठक लेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, लोकसभा के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी और संगठन की मजबूती को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, उद्देश्य क्या है संभाग दर संभाग मीटिंग्स का? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस समय संभागवार बैठकों का दौर चल रहा है। कल 3 संभागों की बैठक हुई थी जिसमें भोपाल, राजगढ़ और विदिशा संभाग शामिल थे, जिनके तमाम जिलाध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को, शहर अध्यक्षों को, प्रभारी और सह प्रभारियों को भोपाल बुलाया गया था। बीते 2 चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के अनुकूल परिणाम नहीं रहे उस पर मंथन किया गया, कहाँ चूक हो गई इस पर मंथन किया गया। ये भी पूछा गया कि आने वाले समय में क्या आप लोगों ने कार्य योजना बनाई है जिससे आपके जिले में कांग्रेस मजबूत हो जाए। और पीसीसी के जो कार्यक्रम है, जो गाइडलाइंस है, उससे भी वहां पर जो पदाधिकारी हैं उनको अवगत कराने का काम किया गया। और इसी तरह आज भी दिन भर कांग्रेस कमेटी में बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ये पूरी बैठकें लेंगे। होशंगाबाद संभाग की आज बैठक होगी जिसमें होशंगाबाद के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक ऐसा जिला है जहां पर लगातार कई सालों से कांग्रेस पिछड़ती हुई आ रही है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत स्तरीय चुनावों की बात हो। तो वहां पर कांग्रेस को, संगठन को मजबूत करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसी को लेकर आज जीतू पटवारी वहां के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे और एक विस्तृत रूपरेखा बनाई जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा की सीटें हैं,
आने वाले 3-4 साल में फिर एक बार जो चुनाव है वो नजदीक आ जाएंगे, नगर पालिका के चुनावों से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्थिति है कि आप 29 सीटें हार जाते हैं, लोकसभा में आपको बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, विधानसभा में आपको बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में इतने बड़े राज्य में 3-4 साल में संगठन को पुनर्गठित करना, संगठन को फिर से मजबूत करना और अपना कैडर बनाना, ये बहुत ज्यादा समय नहीं होगा। यही वजह है कि हारने के बाद और चुनाव खत्म होने के बाद भी कांग्रेस में लगातार मंथनों का दौर, बैठकों का दौर जारी। जानकारी साझा करने के लिए ग्वालियर से खबर आ रही है, बाल सुधार गृह से नाबालिग बरामद हुआ है जो भाग गया था। राजस्थान के धौलपुर से नाबालिग मिला है। ग्वालियर से भागकर वो मामा के घर धौलपुर पहुंच गया था। शनिवार को बाल सुधार गृह से नाबालिग भागा था, लेकिन अब उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है। फायरिंग के मामले में सुधार गृह में बंद था। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आखिरकार सफलता मिल ही गई पुलिस को, लगातार तलाश चल रही थी कि आखिर कहां भाग गया नाबालिग, लेकिन मामा के घर जाने का क्या कनेक्शन निकला? देखिए, ग्वालियर के बाल सुधार गृह में जो गोविंदपुर इलाके में है, यहाँ से जो बाल अपराधी है 17 साल का आरोपी, ये शनिवार को फरार हो गया था पेड़ पर चढ़कर। और फरार होने के बाद ये यहाँ से मध्य प्रदेश से मुरैना होते हुए, मुरैना से फिर ये चंबल नदी को नाव से पार करके अपने मामा के घर धौलपुर पहुंचा था। और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, परिवार वालों से भी फीडबैक ले रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को परिवार के जरिए जानकारी मिली और सूचना मिली कि ये मामा के पास पहुंचा है, तो पुलिस की टीम तत्काल धौलपुर रवाना हुई थी राजस्थान। वहां से उसे मामा के घर से बरामद कर लिया, बरामद करके इसको ग्वालियर लाया गया है और यहाँ बाल न्यायालय में पेश करके इसको वापस सुधार गृह में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ये जो नाबालिग है 17 साल का, ग्वालियर में एक फायरिंग कांड हुआ था, टी लॉजी कैफे पर फायर हुआ था। फायरिंग करने का ये आरोपी था, मुख्य आरोपी। तो पुलिस को कामयाबी मिली है। और आपको बता दें कि पिछली बार भी 3 जो घटना हुई थी उनमें करीब 4 और अभी नाबालिग जो है फरार है। पिछले जून महीने और जनवरी महीने में जो 2 घटनाएं हुई थी, उनके फरार आरोपियों को भी अब पुलिस तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। नीट विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। कल एक ही सवाल के 2 सही जवाब मामले में कमेटी कोर्ट में दाखिल